Hello students, let's start with our question answer session of chapter number 1 of history. Question number 1 है what are the major changes that occurred to political and scenario due to French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, मोनार्की से पावर किसके हाथ में चली गई थी, कुछ फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में चली गई थी. ठीक है, ये तो अपन ने पता ही है, अपने नोट्स का पेज नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट ही है ये. व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज. मेन एम क्या था उन लोगों का, मैंने यही अपने पेज नंबर 3 अपने नोट्स का पेज नंबर 3 का सेकंड पॉइंट, क्या उन लोगों को क्या क्रिएट करनी थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी फ्रेंच लोगों के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं. व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद फ्रेंच जो अपने रिवॉल्यूशनरी से उनका क्या आइडिया था. याद है 1815 में क्या हुआ था, 1815 में नेपोलियन हार गया था, वो सुपर पावर आ गए थे. सुपर पावर के बाद आने के बाद क्या हुआ था, ये लोगों ने बोला था कि भाई हमको तो अब नेशन स्टेट चाहिए. और ठीक है, अपन लोग एक बार देख लेते हैं. To oppose monarchical form of government, it emphasized the notion of united community enjoying equal right under a constitution. मतलब वो नेशन स्टेट रिलेटेड इन लोगों ने अपना जो व्यू है वो फॉरवर्ड रखा. what was the meaning of liberalism in earlier 19th century. ये भी मैंने तुम लोगों को बताया, तुम्हारे नोट्स में जाइए. लिबरल नेशनलिज्म मतलब फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वेलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये सारी चीज़ें आती है आप लोगों के लिबरलिज्म में. आप उसमें से आप स्टार्टिंग के, क्योंकि इसमें लिबरलिज्म पूछा है सिर्फ कि लिबरलिज्म क्या है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली नहीं पूछा. सिर्फ लिबरलिज्म पूछा हो ना तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लिखना. अगर ऐसा पूछा हो लिबरलिज्म इन पॉलिटिकली तो अपन को वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट वाला पॉइंट लिखना, और इकोनॉमिकली वाला लिखना है तो कौन सा, वो टैक्सेस रिमूव करना, मार्केट पे रिस्ट्रिक्शन रिमूव करना, वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं. वॉट वॉज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना. ट्रीटी ऑफ वेना में क्या क्या हुआ था तुम लोगों को वो लिखना है. तो इसके अंदर अपन लोग एक्चुअली क्या ट्राई कर रहे थे, ये लोग एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहे थे. यूरोपियन जो ये 5 लोगों ने कंट्रोल किया था ना, वो यूरोप में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए ट्राई कर रहे थे. ठीक है, और जो नेपोलियन ने जो पॉलिसी लाई थी उसको वो लोग चेंज करना चाहते थे और कुछ चीज़ें रखना चाहते थे ताकि यूरोप के बेटरमेंट के लिए वो काम कर सके. ओके स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब 3 स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, ये अपना कि चेंजेस ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन. पेज नंबर 3 मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो नोट्स में जो पार्ट है ना, वो आप लोगों को इसके अंदर लिखना है. Describe the event of French Revolution which has influenced the people belonging to the parts of Europe. किस वजह से किस तरह से लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए थे. याद है मैंने बताया था जो जैकोबिन क्लब खुलना चालू कर दिए थे, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड तक सब जगह फैला दिया था. ये तुम लोगों का नोट्स का पेज नंबर 4 है, वहाँ पे तुम लोगों को सारे जो 3 पॉइंट है, लास्ट 3 पॉइंट वो इसके अंदर लिखने हैं. लिस्ट एंड 3 फीचर्स ऑफ सिविल कोड. सिविल कोड में क्या क्या चीज़ें थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, राइट टू प्रॉपर्टी था, अबॉलिश फीडियल सिस्टम था, फ्रीज पीजेंट फ्रॉम सर्वडम था, गिल्ट रिस्ट्रिक्शन रिमूव किए गए थे. वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी. ठीक है. हाउ डिड लोकल पीपल इन एरिया कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल. एक्सप्लेन. मैंने तुमको ये भी समझाया था, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को खराब लग रहा था. क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही इसने बहुत अच्छे काम भी किए नेपोलियन ने, पर उसने कुछ खराब काम भी किए थे. क्या क्या खराब काम किए थे, उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया था, वो सेंसरशिप लेके आ गया था, और उसने फोर्स आर्मी में फोर्स किया था सबको कि तुम लोगों को जाना पड़ेगा ताकि वो और ज़्यादा यूरोप में कंट्रोल ला सके. ठीक है, आगे. What was the Napoleon rule over other region unpopular with some section of. ठीक है, वो तुमको बताया क्यों बहुत लोगों को है ना यूरोपियन का रूल अच्छा ना, नेपोलियन का रूल अच्छा नहीं लगा. ठीक है. आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म allied with nationalism in the following ways. How was ideology of liberalism allied with nation unity in early 19th century. Explain the 3 points. ठीक है. Liberalism stood for freedom for individual. ठीक है. इंटरफेरेंस इसके अंदर. ठीक है, तुम लोगों को है ना पूछा है कि लिबरलिज्म ने किस तरह से नेशन यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद की. तो तुम लोगों को ये सभी लिखना है कि लिबरलिज्म का मतलब ये होता है, इसके अंदर ये चीज़ें आती है. तो उस वजह से क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आती है, तो उस वजह से लोगों को और ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग आती है. ये सब तुम लोगों को लिखना है. ओके. ट्रीटी ऑफ वेना तुम लोगों को पता ही है, इसके अंदर अपन ने पूरा देखा ही था. ट्रीटी ऑफ वेना में क्या क्या हुआ था, बॉनमोर डायनेस्टी हट गई थी, बाउंड्री सेटअप की गई थी, किसको क्या क्या दिया गया था वो लिख देना. 39 फेडरेशन को टच नहीं किया गया था, वो सारी चीज़ें तुम लोगों को लिखनी है. ट्रीटी ऑफ वेना अगेन. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
Why in the year after 1848 the autocrats of Central and Eastern Europe began to introduce changes that have been taken in Western Europe before 1815? Explain. What forced the monarchs to introduce reform in the society? अरे याद है वो अपन लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वो लोगों ने पार्लियामेंट खड़ी की थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. तो उसके बाद वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेसफुल तो नहीं हुई थी, बट उसके बाद क्या हुआ था ना, उन लोगों को समझ आ गया था कि अब हम लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, वो कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, हम लोगों का एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है, अब हम लोगों को इन लोगों को कुछ ना कुछ फ्रीडम देना पड़ेगा. फिर वो अपन ने लास्ट में पढ़ा था ना कि हसबर्ग एम्पायर को है ना उन लोगों ने फ्रीडम दे दिया था, उनको इंडिपेंडेंस दे दी थी. तो वो वाला आंसर तुमको इसके अंदर लिखना है. उसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 चेंजेस विच नेपोलियन इंट्रोड्यूस. ठीक है, ये नेपोलियन कोड के रिलेटेड तुम लोगों को लिखना है इसके अंदर. तुम लोगों को दिख रहा है सिविल कोड के कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस है, वेना के भी, ट्रीटी ऑफ वेना के भी कितने सारे क्वेश्चंस है. ये सारे सीबीएसई के आस्क्ड क्वेश्चंस है. ठीक है. एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर नेशनलिस्ट अपसर्ज इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में क्यों इतना ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया था? क्या रीज़न था? कंजर्वेटिव लोगों की वजह से. कंजर्वेटिव लोगों ने कब्जा कर दिया था. तो लिबरल लोगों का ऐसा था कि उस टाइम बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी लोग आ गए थे. अब वो रिवॉल्यूशनरी लोग सब जगह लोगों को बोल रहे थे कि हमको नेशनलिज्म की फीलिंग लानी है. तो उस वजह से धीरे धीरे लोगों के अंदर 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया था. मोर ओवर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे लोगों के अंदर. और क्या हुआ था, जो अपने फ्रेंच आर्मी है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके आई थी, वो यूरोप में सब जगह घूम रही थी और लोगों को नेशनलिज्म का आइडिया फेमस कर रही थी. तो इस वजह से भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी 19th सेंचुरी में. ओके स्टूडेंट्स, what was the status of France as a state before 1789? Which two political and constitutional changes came in the wake of French Revolution? अरे यार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले मोनार्की थी कंप्लीटली. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की हट के सिटीजनशिप में आ गए थे. उसमें से क्या क्या चेंजेस आए वो आप लोगों को लिखना है कि उन लोगों ने नया फ्लैग लाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया, उसमें उसको किसी को क्या चेयरमैन बनाया गया था. किसको चेयरमैन बनाया गया था? आई गेस लुइस को बनाया गया था. ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, किस चेयरमैन बनाया गया था. वो सब अपन लोगों को रीड लिखने की ज़रूरत नहीं, जो जो बुक में दिया है वो चीज़ तुम लोग लिख देना. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियन रिफॉर्म ऑन द रेस्ट ऑफ द यूरोप. पूरे यूरोप में नेपोलियन की जो स्ट्रैटेजीज़ है उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ. देखो, नेपोलियन वॉज सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही. ठीक है, उसने ऐसा बोल रहे हैं नेपोलियन ने जो रूल्स लाए उस वजह से दूसरे यूरोप में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ. नेपोलियन के कुछ कुछ रूल्स बहुत अच्छे थे, तो पहले तुम लोग लिख देना कि ये रूल्स थे. और फिर कोई कोई कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने ये रूल्स को अपनी जगह भी अप्लाई किया. जैसे गिल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत जगह, जैसे सिटीज़ में जैसे रिमूव किए गए, वैसे बहुत ज़्यादा टाउन्स में भी रिमूव किए गए. तो ये सब जो तुम लोगों को वो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए ना वो कहाँ कहाँ किस तरह से अप्लाई हुआ है वो लिखना है. ये आंसर अच्छे से पढ़ लेना एक बार. ठीक है. Explain the condition that were viewed as obstacle to the economic change and growth by new commercial classes during 19th century in Europe. 19th century में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को दिक्कत आ रही थी. लोगों को लग रहा था कि हमारे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें दिक्कत आएगी उस वजह से. सबसे पहले फ्रीडम ऑफ मार्केट नहीं था 19th सेंचुरी में. बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऑफ गुड्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था. वेट और मेजरमेंट सिस्टम मैंने बताया था ना, 30 करेंसीज हुआ करती थी, हर जगह अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे. जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम थी. स्मॉल प्रोड्यूसर फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन मिल रहा था मशीन वालों से. पीसन स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल ड्यूज के अंडर में, मतलब वो बोरोइंग के अंडर में वो लोग बहुत ज़्यादा दबे हुए थे. व्हाट डज द टर्म लिबरलिज्म मीन्स? अगेंस्ट लिबरलिज्म का मतलब तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है. व्हाट डज इट मीन टू डिफरेंट क्लासेस. अलग अलग क्लासेस के लिए उसका मतलब क्या है, तो तुम लोगों को यहाँ पे वो लिखना है. पहले लिबरलिज्म का मतलब लिखना है, फिर वो पॉलिटिकली वाला लिखना है, फिर इकोनॉमिकली वाला लिखना है. तो ये चीज़ अलग अलग मैंने तुम लोगों को नोट्स में लिख के दिया है, तो वो तुम लोग आंसर लिख देना. Who hosted वेना कांग्रेस इन 1815? 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वेना हुई थी उसको होस्ट किसने किया था? उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया ने. उसके चांसलर थे ड्यूक मैटरमिथ. ये मैंने बताया था, ड्यूक मैटरमिथ. उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे फ्रेंच ने स्नीज किया उस वजह से पूरे यूरोप को क्या हो गई, कोल्ड हो गई. मैंने ये लाइन बताई थी तुम लोगों को, ये लाइन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी. ठीक है, एक बार ये वाला भी हो गया आंसर अपन लोगों का. नहीं, ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, वही ट्रीटी ऑफ वेना में क्या क्या चेंजेस है वही वो लोग वापस पूछ रहे हैं. हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रेंच, देखो ये वाला, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. में यही लाइन बोली थी, ये इसने मैटरनिश नहीं बोली थी. नेम द इवेंट दैट, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है,
How had revolutionaries spread their ideas in many Europe states after 1815? Explain with example. किस तरह से लोगों ने नेशनलिज्म का आइडिया लोगों तक पहुंचाया? अरे तुम लोगों को इसमें एक तो यूसीपी मिजानी के रिलेटेड लिखना है, एक रोमांटिसिज्म के कंसेप्ट के बारे में लिखना है, और एक याद है लैंग्वेज रिलेटेड मैंने तुमको समझाया था वो किस तरह से पोलैंड में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे थे ऑस्ट्रिया वाले, तो उसके बाद लोगों ने ट्राई भी किया पोलैंड के लोगों ने कि हम लोग कुछ रिवॉल्यूशन करें, बट रिवॉल्यूशन कर नहीं पाए। तो इसमें 3 चीज़ें लिखनी है तुम लोगों को, एक तो यूसीपी मिजानी के बारे में, रोमांटिसिज्म के बारे में। रोमांटिसिज्म मतलब ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसके द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करवाने में मदद होती है, जैसे फोक सॉन्ग हो गए, डांसेस हो गए, ये सब के वजह से, ठीक है। और लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो वाला पार्ट भी तुम लोगों को इसके अंदर लिखना है, ठीक है। डिस्क्राइब रोल ऑफ यूसीपी मिजानी। यूसीपी मिजानी याद ही है तुम लोगों को, दो सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप और यंग इटली वाला, वो पूरा यूसीपी मिजानी के रिलेटेड, मजीनी के रिलेटेड जो चीज़ें तुमको पता है सब लिख देना है यहाँ पे तुम लोग। ओके, टर्म रोमांटिसिज्म ये सब आप लोगों को आता है। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है वो आपको पता है, लैंग्वेज के रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे पोलिश, जब भी लैंग्वेज वाली बात आए ना तो तुम लोगों को वो पोलैंड में जो चीज़ हुई थी ना उसके रिलेटेड लिखना है। डिस्क्राइब तुम लोगों को अगर याद नहीं हो ये पोलैंड वाला कौन सा आता तो मैं तुम लोगों को याद दिलाती हूँ, मैं नोट्स मेरे पास ही है, रुक जाओ एक मिनट। रोमांटिसिज्म के कंसेप्ट में जाना। रोमांटिसिज्म के कंसेप्ट के बाद से जो पार्ट है वो तुम्हारा ये पोलिश रिलेटेड ही था, तो ये रोमांटिसिज्म का पूरा कंसेप्ट पढ़ देना, तुम लोगों को याद आ जाएगा वापस। ओके स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं वही ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है। हाउ डिड वेव of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing in Europe? Economic nationalism strengthened the wider economical liberalism true for। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अपन को इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में। तो तुम लोगों को मैंने समझाया था ना इकोनॉमिकली लिबरलिज्म मतलब क्या था, मार्केट को फ्री कर देना, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होना, फिर वो कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरियन फॉर्म होना, उसके बाद जो प्रूशिया ने बनाई थी 1834 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा वो करेंसीज को रिड्यूस करके 2 पे लेके आ जाना, ये सब इकोनॉमिक चेंजेस आए थे जिस वजह से नेशनलिस्ट सेंटीमेंट और ज़्यादा डेवलप हुए थे, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट एक बार आप रीड कर लेना। what happened during the year following 1815 when the fear of repression drove many liberal nationalism under 1815 में जब ये लोग सुपर पावर अपने पावर में आ गए थे उसकी वजह से बाद में क्या क्या चीज़ हुई थी, इसके अंदर तुम लोग क्या क्या लिखोगे। इसके अंदर तुम लोगों को एक तो यूसीपी मिजानी के बारे में पूरा लिखना है, मजीनी के बारे में पूरा लिखना है, और जो रिवॉल्यूशनरी से जिन लोगों ने 1815 के बाद सुपर पावर के आने के बाद कुछ चेंजेस लाए उन सब के बारे में तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है मोस्टली, ठीक है। ग्रीक वॉर याद है कौन सा था? ग्रीस ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे 1821 से ही, बट उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाया था। धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिला, फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई और 1832 में फाइनली उनको इंडिपेंडेंस मिला था। हाउ डिड कल्चर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन यूरोप? कल्चर की वजह से रोमांटिसिज्म, कल्चर की बात है रोमांटिसिज्म याद रखना, ठीक है। व्हाट वर द ईयर 1830? ग्रेट हार्डशिप ऑफ यूरोप, यूरोप में ग्रेट हार्डशिप वाला पॉइंट, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट वाला पार्ट आएगा इसके अंदर। तो 1830 में जो चीज़ हुई थी ना वो तुमको यहाँ पे लिखना है। 1848 रिवॉल्यूशन लिबरल, व्हाट वर द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। इसके अंदर आप लोगों का बताऊँ कौन सा आंसर आएगा? ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला आंसर आएगा। इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट याद रखना। बताऊं कौन सा? 1848 द रिवॉल्ट ऑफ लिबरल वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर पूरा तुम लोगों का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट रिलेटेड पूरा टॉपिक था। फ्रैंकफर्ट पता है उन लोगों ने पार्लियामेंट बनाई थी, वोट करके जर्मन नेशनल असेंबली को सिलेक्ट किया था। वो लोग सब है ना वहाँ पे गए थे मोनार्क के पास और बोला था कि ऐसा ऐसा होगा, बट मोनार्क लोग साइड में चले गए, वो लोग अपोज करने लगे कि हमको तो ये चीज़ नहीं चलेगी। उसके बाद सुपर पावर ने इनको दबा दिया था, बट इसके बाद सबको रियलाइज़ होने लग गया था कि अब हम ज़्यादा टाइम तक यूरोप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमको कुछ ना कुछ इन लोगों को क्या बोलते हैं छूट देनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें हुई थी, ठीक है, ये 1848 के बाद। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यहाँ पे पूरा जर्मनी यूनिफिकेशन के रिलेटेड सब कुछ चीज़ लिख लेनी है तुम लोगों को, ठीक है। मैं पूरा वापस नहीं समझा रही हूँ। जर्मनी यूनिफिकेशन तुम लोगों को याद होना चाहिए। क्या क्या था इसके अंदर कि भाई प्रूशिया ने मूवमेंट को ओवरटेक किया, ओटोवन बिस्मार्क के अंडर में ये मूवमेंट किया गया। 7 साल तक 3 वॉर हुए, किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और फाइनली प्रूशिया जीत गया। और 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली की गई जहाँ पे कैसर विलियम I को प्रूशिया का हेड बनाया
बना दिया गया। ओके, इटली यूनिफिकेशन में क्या था, इटली यूनिफिकेशन में मैंने तुमको बताया था ना, इटली बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, 7 में डिवाइडेड था, जहाँ पे सिर्फ एक में इटली का किंग था। इटली में सब लोगों ने बहुत ट्राई किया था इटली को यूनाइट कराने में, बट हो नहीं पाया था। फिर वो जो एक राजा था इटली का, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। फिर उसने ट्राई किया था कि किसी तरह उसको है ना